आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिलिट्री ऑपरेशन की जिसने भारत की काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी को शायद हमेशा के लिए बदल दिया है। नाम है ऑपरेशन सिंदूर। चलिए समझते हैं कि ये इतना बड़ा और अहम क्यों है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के शब्दों में ये सिर्फ एक और जवाबी हमला नहीं था। नहीं, ये भारत की सोच में, उसकी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़े और वेल थॉट आउट बदलाव का साफ साफ इशारा है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे सीधे सवाल से शुरू करते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर आखिर था क्या और इसका स्केल कितना बड़ा था? तो ये एक बड़े पैमाने पर किया गया जॉइंट मिलिट्री एक्शन था। 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और POJK में मौजूद टेररिस्ट ठिकानों के खिलाफ इसे अंजाम दिया गया और इसका मकसद साफ था, बॉर्डर पार से ऑपरेट करने वाले आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना। और इसका स्केल इतना बड़ा था कि इसे 1971 की लड़ाई के बाद भारत का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन माना जा रहा है। और नतीजा? भारत ने क्लेम किया कि इस एक ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और इनमें सिर्फ छोटे मोटे लड़ाके नहीं थे, बल्कि जैश-ए-मोहम्मद का सरगना अब्दुल रऊफ अजहर जैसा एक हाई वैल्यू टारगेट भी शामिल था। अब जो बात इस ऑपरेशन को सच में अलग बनाती है वो है भारत का अप्रोच। इसे टारगेट सेंट्रिक और नॉन एस्केलेटरी कहा गया। मतलब ये एक बहुत ही नपातुला कदम था। जानबूझकर पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को इससे दूर रखा गया ताकि बात बढ़कर एक फुल स्केल वॉर तक न पहुंच जाए। तो सवाल ये उठता है कि भारत को अचानक इतना बड़ा और रिस्क भरा ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ी क्यों? इसकी जड़ में एक बहुत ही दर्दनाक आतंकी हमला था जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। ये सब शुरू हुआ 22 अप्रैल 2025 को, जब पहलगाम में एक आतंकी हमले में 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। भारत ने इसके लिए लश्कर से जुड़े संगठन TRF को जिम्मेदार ठहराया और बस कुछ ही हफ्तों के अंदर इसी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया। तो चलिए अब जरा इस स्ट्राइक की एनाटॉमी को समझते हैं। इसे अंजाम कैसे दिया गया, कौन से टारगेट्स चुने गए और किस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। इस ऑपरेशन का दायरा सच में बहुत बड़ा था। कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें से 4 तो पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में थे, सियालकोट, मुरीदके और बहावलपुर जैसे शहर, और बाकी 5 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, जिसमें मुजफ्फराबाद और कोटली जैसे इलाके शामिल थे। यहाँ कुछ सबसे अहम टारगेट्स को देखिए। POJK में मुजफ्फराबाद का सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर और कोटली का बेस। लेकिन ये हमला सिर्फ LOC के आसपास ही नहीं रुका, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जाकर मुरीदके और बहावलपुर में लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर्स तक को निशाना बनाया गया। तो ये हुआ कैसे? देखिए, इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने का तरीका बड़ा लेयर्ड था। पहले सैटेलाइट, ड्रोन्स और जमीनी इंटेलिजेंस से एकदम सटीक जानकारी जुटाई गई। फिर दुश्मन को धोखा देने के लिए फाइटर जेट्स ने ट्रेनिंग की आड़ में उड़ान भरी और आखिर में भारतीय एयरस्पेस के अंदर से ही स्टैंड ऑफ वेपन्स यानी लंबी दूरी के हथियारों से इन ठिकानों पर हमला किया गया। और अलग अलग टारगेट्स के लिए अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल हुआ। एक तरफ थी स्कैल्प मिसाइल, जिसे स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं। ये लंबी दूरी के बड़े टारगेट्स को तबाह करने के लिए है। और दूसरी तरफ था हैमर PGM, जो एक प्रिसिजन गाइडेड वेपन है। इसका काम था एकदम सटीक निशाना लगाना ताकि आसपास कोई कोलैटरल डैमेज न हो। लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद जवाब आना तो तय था। हमले के फौरन बाद हालात तेजी से बिगड़ने लगे और दोनों देशों के बीच तनाव खतरनाक हद तक बढ़ गया। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद पाकिस्तान ने LOC पर जोरदार गोलाबारी शुरू कर दी। अगली ही रात उसने भारतीय मिलिट्री बेसिस पर ड्रोन से बड़े हमले करने की कोशिश की। इसके जवाब में 8 मई को भारत ने रावलपिंडी, लाहौर और कराची जैसे शहरों में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। और इस तनाव का सबसे दुखद पहलू था इसका इंसानी नुकसान। पाकिस्तान की जवाबी गोलाबारी में 12 भारतीय नागरिकों और एक सैनिक की दुखद मौत हो गई। तो पाकिस्तान के इन ड्रोन हमलों का भारत ने सामना कैसे किया? उसने अपने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। इसमें S-400, बराक 8 और देश में ही बना आकाश सिस्टम शामिल था, जिन्होंने मिलकर इन हमलों को पूरी तरह नाकाम कर दिया।
तो इन सब घटनाओं का असली मतलब क्या है? चलिए अब इस पूरे मामले के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं और समझते हैं कि ये ऑपरेशन सिर्फ एक हमला क्यों नहीं, बल्कि भारत की काउंटर टेरर पॉलिसी में एक फंडामेंटल शिफ्ट, एक बुनियादी बदलाव का संकेत क्यों है। अगर हम इसे 2016 और 2019 के हमलों से कंपेयर करें, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है। पहले के हमले एलओसी के पास और लिमिटेड थे, जबकि ऑपरेशन सिंदूर का दायरा बहुत बड़ा था, पाकिस्तान के अंदर तक। और ये रिएक्टिव नहीं था, बल्कि प्रोएक्टिव था, मतलब प्रीएम्प्टिव और कैपेबिलिटी फोकस्ड। तो इस नई सोच के मोटे तौर पर 4 मेन पॉइंट्स नजर आते हैं। पहला, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का अधिकार, मतलब दुश्मन के हमले का इंतजार नहीं करना। दूसरा, आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं भी उसकी लोकेशन की परवाह किए बिना निशाना बनाना। तीसरा, सेना की सभी ब्रांचेस का एक साथ मिलकर इस्तेमाल करना। और चौथा, जो कि बहुत ज़रूरी है, मिलिट्री एक्शन के साथ साथ डिप्लोमेसी चलाना, ताकि दुनिया को अपने साथ रखा जा सके। और भारत ने यही किया। उसने तुरंत अमेरिका, रूस और यूएई जैसी बड़ी ताकतों को इस कार्रवाई के बारे में बताया। उसने साफ किया कि यह हमला सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ था, पूरी जिम्मेदारी से किया गया था, और इसका मकसद तनाव बढ़ाना बिल्कुल नहीं था। सोर्स ये बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑनगोइंग है, मतलब ये अभी खत्म नहीं हुआ है। और ये बात हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। प्रोएक्टिव और प्रीएम्प्टिव कार्रवाई का ये जो नया सिद्धांत है, ये संवेदनशील क्षेत्र की स्थिरता के लिए, फ्यूचर के लिए क्या मायने रखता है।